हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा ये मदल कल्प अध्याय का पार्ट सेकंड है ये। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके या नीचे लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पार्ट 1 मदन कल्प अध्याय का देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे प्रशस्त औषधियों के लक्षण, संग्रहणीय औषध तथा औषधियों की संग्रह विधि, वमन फल का संग्रह और प्रयोग विधि, वमन कराने की विधि और मधु तथा सेंधा नमक का प्रयोग। तो इसके पहले हम 4 पॉइंट्स की बात कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट में वीडियो डाल दी है उसकी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशस्त औषधियों के लक्षण। प्रशस्त औषधियों के लक्षण, ठीक है। तो जांगल या साधारण देश जो यथा समय मतलब समय अनुसार, जिसमें शीत, धूप, वायु और जल से युक्त हो। ठीक है, तो ऐसा देश जो समय के अनुसार शीत, धूप, वायु और जल से युक्त हो, भूमि समतल हो जहाँ पे, और पवित्र हो, दक्षिण भाग में जलाशय, नदी हो, तथा ऐसे स्थान जहाँ पे शमशान, चैत, देवागार, सभागृह, छेद वाली ज़मीन न हो या छेद वाली ज़मीन से रहित हो, तथा स्निग्ध मधुर और काली मिट्टी हो जहाँ पे, या सोने के वर्ण के समान मधुर मिट्टी हो, तथा जहाँ हल न चलाया गया हो और जहाँ अन्य कोई बड़ा पेड़ ना हो, ऐसी भूमि में उत्पन्न औषधियाँ प्रशस्त कही जाती है। ठीक है, तो ये प्रशस्त औषधियों के लक्षण है कि ऐसा देश जहाँ पे समय अनुसार शीत, धूप मतलब ऋतुएं जो हैं समय के अनुसार आती हों, भूमि जो हो पवित्र हो, समतल हो, और उसके दक्षिण भाग में जलाशय और नदी हो, तथा ऐसी जगह पे औषधियाँ न हो जहाँ पे शमशान, चैत, देवागार या सभागृह या छेद वाली ज़मीन हो, तथा स्निग्ध मधुर और काली मिट्टी हो, या सोने के वर्ण के समान मधुर मिट्टी हो, और ऐसा भूमि हो जहाँ पे हल न चढ़ाया गया हो और जहाँ अन्य कोई बड़ा पेड़ ना हो, वो ऐसी भूमि में उत्पन्न औषधियाँ प्रशस्त कही जाती हैं। ठीक है, संग्रहणीय औषध या औषध की संग्रह विधि। तो कैसे संग्रह करना है औषध को? तो जो द्रव्य अपने समुचित समय पर उत्पन्न हुए हैं, मतलब जिस समय पे उत्पन्न होना चाहिए उस समय पे उत्पन्न हुए हैं, तथा जिन द्रव्य का प्रमाण मतलब ऊंचाई, लंबाई, मोटाई प्रमाण में हो, मतलब सम प्रमाण में हो, वो उसमें रस, वीर, गंध पूर्ण रूप से उपस्थित हों, तथा जिन औषधियों के गंध, वर्ण, रस, स्पर्श और प्रभाव आकाल, आतप, अग्नि, जलवायु और कृमि के प्रभाव से नष्ट न हुए हो। ठीक है, तो जो औषधियों के गुण हैं, गंध, वर्ण, रस, स्पर्श और प्रभाव, वो आतप धूप के कारण, अग्नि के कारण, जल और वायु के कारण तथा कृमि के प्रभाव से नष्ट न हुए हों, ऐसी उत्तम औषधियों को कल्याण की भावना रखते हुए श्वेत वस्त्र और पवित्र वस्त्र धारण कर, देवता, गाय, गौ और ब्राह्मण की पूजा कर, तथा व्रत धारण कर, पूर्व मुख और उत्तर मुख होकर औषधियों का संग्रहण करना है। ठीक है, तो ऐसी औषधि अगर हमको मिल गई तो क्या करना है? कल्याण की भावना हमको रखते हुए पवित्र और श्वेत वस्त्र पहनकर, देवता, गौ और ब्राह्मण की पूजा कर, व्रत धारण कर, पूर्व मुख और उत्तर मुख होकर औषधियों का संग्रहण करना है। अब हमें कौन कौन सी चीज़, कौन ऋतुओं के अनुसार क्या क्या करना है? तो जैसे अगर हम देखते हैं तो बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु में हमको नूतन शाखा और पत्रों का संग्रहण करना है, क्योंकि बसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं, नई शाखाएं आती हैं, इसलिए। ग्रीष्म ऋतु या शिशिर ऋतु में मूल का, तथा शरद ऋतु में छाल, कंद और चीर का, हेमंत ऋतु में सार का, और ऋतु के अनुसार पुष्प और फलों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ऋतुओं के अनुसार बनाया है। तो शिशिर में आपको मूल लेना है, मूल को संग्रहण करना है। बसंत में शाखा का और पत्र का, ग्रीष्म में मूल का। वर्षा में कुछ नहीं लेते कि वर्षा में जो होता है औषधियाँ जो होती है वो प्रदूषित होती हैं या दूषित होती हैं। शरद में आपका छाल, कंद और चीर का लेना है, और हेमंत में सार का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो हैं वो कफज वाले चीज़ें हैं। ठीक है, तो कफज में आपका चीर आ गया, कंद आ गया, छाल आ गया। और छाल इसलिए ले रहे हैं कि वर्षा के बाद जो होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी छालें जो होती है वो मुलायम हो जाती है, इस वजह से अब छाल आराम से ले सकते हैं। कंद जो है वो वर्षा के बाद अच्छे से, जो कंद होता है वो उसमें रस आ जाता है, चीर हो जाता है। और सार जो है, सार भी वर्षा के बाद हो जाता है। तथा शिशिर में मूल लेना है, और बसंत में आप जानते हैं कि नई शाखाएँ और पत्ते आते हैं, इस वजह से ग्रीष्म में मूल। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद औषधियाँ संग्रहण हेतु स्थान। तो कौन सी जगह अगर हमने औषधि संग्रह कर लिए तो अब कौन सा स्थान पे उसका अच्छे से संग्रह कैसे रखना है। तो औषधियों को संग्रहण करके उस औषध के अनुकूल गुण वाले पात्र में रखें। ठीक है, तो जब हमने औषधियों को संग्रह कर लिया है खेत से या भूमि से, तो अब हमको उसको रखने के लिए भी तो, स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए, कोई स्थान चाहिए। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनके जो औषध हैं उनके अनुकूल गुण वाले पात्र में रखना है। ऐसे घर में रखना है जिसमें द्वार जो है, जो घर के दरवाजे हैं, या पूरब या उत्तर दिशा की ओर हों, जिसमें तीव्र वायु का प्रवेश ना होता हो। ठीक है, मतलब तीव्र वायु मतलब बहुत ज़्यादा तेज वायु का प्रवेश ना हो, हवा का प्रवेश ना हो, किंतु हवा आने जाने के लिए जंगले हो। मतलब हवा आने जाने के लिए जंगले हो, किसी एक किनारे पे जंगले हो हवा आने जाने के लिए, जिससे हवा का प्रवेश होता हो। जिस घर में निरंतर फूल उपहार बलिकर्म होता हो, जिस घर में अग्नि जल उपस्वेद धूल धुआं चूहा और पशुओं का संपर्क ना हो, और ऐसे घर में उस औषध को अच्छी प्रकार ढककर शिखर के ऊपर टांग कर रखना चाहिए। ठीक है, तो शिखर जो होता है आप लोग जानते होंगे कि छत के ऊपर से एक ऐसे बंधा रहता है रस्सी से, उसमें टोकरी में या कुछ रहता है, टोकरी कुछ भी रख देते हैं शिखर टाइप, तो उसमें हम उसको रख देना है। घड़े जैसे शिखर रहता है उसमें हम घड़े का रख देंगे इसमें, तो ये सेफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम वमन फल का संग्रह और प्रयोग विधि। वमन फल का संग्रह कैसे करना है और प्रयोग कैसे करना है वो जानते हैं। तो वमन द्रव्य में मदन फल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि यह अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बहुत ही कम उपद्रव करता है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि अन्य द्रव्यों की अपेक्षा ये बहुत ही कम उपद्रव करता है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा मदन फल को बसंत में और ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करना है। ठीक है, जो मदन फल पके हों, काने ना हो, हरे ना हो, पांडु वर्ण के हों, कृमियाँ ना हो, दुर्गंध ना आती हो, जिसमें जिन जंतुओं ने खाया ना हो, जिनका फूल छोटा ना हो, ऐसे मदन फल को हमको संग्रहण करना है। मतलब जो पके हों, हरे ना हो, कृमियाँ दुर्गंध या जंतुओं ने खाया ना हो या उससे नष्ट ना हो, इसके अलावा काने ना हो और पांडु वर्ण के हों। ऐसे मदन फल को हमको साफ कर कुसा की पोटली में बांधकर गाय का गोबर लगाकर, उसको गाय जो पोटली है गाय के गोबर से लपेट कर जौ के भूसे या साली धान में 8 दिन रखना है। ठीक है, 8 दिन के बाद निकालने पर ये कोमल हो जाते हैं, इनमें मधु के समान गंध आने लगती है। फिर इनको छाया शुष्क कर लेना है, मतलब छाया में सुखा लेना है। जब अच्छी प्रकार ये सूख जाएं तो इनके बीजों को अलग निकाल लें। फिर उस बीज को घी दही या तिल के कल्क से मर्दन कर पुनः सुखा लें। सूख जाने के बाद एक नूतन साफ सुथरे मिट्टी के घड़े में गले तक भर कर शिकार के ऊपर लटका कर रख दें। ठीक है, शिकार होता है रस्सी से रहता है, रस्सी से वो छत में बंधा रहता है, उसके ऊपर हम कुछ भी घड़ा रख दें, बर्तन रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमको देख लिया हम लोग कि कैसे यहाँ पे संग्रह करना है। तो आपको क्या करना है कि मदन फल देखना है कौन सा मदन फल वो है, तो कब संग्रहण करना है इसको हमको, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में इसका फल संग्रहण करना है। इसके बाद उसको मतलब जो पके हों उसको लेना है, जो पांडुवर्ण के हों उसको लेना है, उसको हमको साफ कर कुसा की पोटली में रखकर गाय के गोबर से उसको लपेट कर भूसा या सारी धान में 8 दिन के लिए रख देना है। 8 दिन के बाद निकालने के बाद वो कोमल हो जाते हैं, मधु के समान उसमें गंध आने लगती है। फिर उसको हमको छाया में सुखा लेना है। छाया में सुखाने के बाद जब अच्छी प्रकार सूख जाए तो इनके बीजों को अलग कर लेना है। बीज को घी दही या तिल कल्क से मर्दन कर लेना है और फिर सुखा लेना है। सूख जाने के बाद एक नूतन साफ सुथरे मिट्टी के घड़े में गले तक उसको भर कर शिखर के ऊपर लटका देना है। ये हो गया हमारा वमन का संग्रह और प्रयोग विधि। अब हम देखते हैं वमन कराने की विधि। वमन कैसे कराया जाए या वमन कैसे कराया जाता है। तो रोगी को वमन कराने से पहले 2 या 3 दिन तक स्नेहन और स्वेदन कराया जाता है। तो आप जानते ही हैं कोई भी पंचकर्म होता है तो उसमें हम स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करते हैं। तो वमन में हम 2 या 3 दिन तक स्नेह और स्वेदन का प्रयोग करते हैं। जब स्नेहन स्वेदन हो जाए तो रोगी को यदि हमको कल वमन कराना है तो उसको 1 दिन पहले ग्राम आनूप और जलज मांस रस तथा दूध दही खिलाना है। ठीक है,
जो मांसाहारी हैं उसको ग्राम, आनूप या जलज मांसरस खिलाएंगे, और जो शाकाहारी हैं दूध दही खिलाएंगे उनको। जब कफ का उत्क्लेश हो जाए, मतलब इसके खाने के बाद ये कफज मांस रस जग्राम जो है, आनूप जो है, ये जलज है, सब कफज प्रधान आहार हैं। दूध दही भी है हमारा कफज प्रधान आहार है। तो इसके लिए खिलाते हैं कि कफ का उत्क्लेश हो जाए। फिर जब कफ का उत्क्लेश हो जाए तो दूसरे दिन प्रातःकाल रात को खाया हुआ आहार जब पच जाए, जो ये हमने खाया है ग्राम, आनूप या जला, तो ये जब पच जाए और प्रातःकाल व्यक्ति जो है वो बलि होम करने के बाद जब रोगी का पेट खाली हो जाए, तो खाली हो जाने के बाद हम सुबह उसको यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पिलाएंगे। ठीक है, यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पीने के बाद नख भीतर की ओर, अंतर नख मुष्टि जिसको बोलते हैं, नख भीतर की ओर करके बंधी मुट्ठी में जितनी मात्रा मदन फल और पिपली की आ जाए उतना लेकर कूट लेना है। फिर क्या करना है, जो कुट्टित मदन फल को मुलेठी के क्वाथ में भिगोकर रात भर रख देना है। मुलेठी के अलावा भी वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, किसी भी क्वाथ में रख सकते हैं। 9 क्वाथ दिए गए, कोविदार, करबुलदार, कदम्ब, जलवेद, कुनरू, सनई, मदार या अपमार्ग, किसी में भी आप रख लें जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप क्वाथ में भिगा कर रख देना है रात भर। प्रातःकाल मसल कर कपड़े से छान लेना है और छने क्वाथ में मधु और सेंधा नमक मिलाकर गर्म कर उसको मिट्टी के कटोरे में भरकर मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। ठीक है, तो छानने के बाद क्या करना है, मधु और सेंधा नमक मिलाना है, फिर गरम करना है, और गरम करने के बाद उसको मिट्टी के कटोरे में भरकर मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। एक 4 लाइन का मंत्र है, उसको आप देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा चरक मदन कल्प अध्याय के 14वें नंबर में, वो आपको मिल जाएगा। 14वें नंबर का जो श्लोक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओम ब्रह्म दक्ष आश्वी रुद्र, ऐसे श्लोक है, वो मिल जाएगा आपको। इसके बाद अभिमंत्रित करने के बाद उत्तर मुख और पूर्व मुख बैठे हुए रोगी को पिला देना है, और तब तक पिलाना है जब तक वमित द्रव पिला देना है, सॉरी, तब मतलब उसको पिला देना है, और पिलाने के बाद तब तक वमन कराना है जब तक वमित द्रव से पित्त ना निकलने लगे। ठीक है, जब तक वमित द्रव से पित्त ना निकलने लगे। विशेषता ज्वर, कफज ज्वर, गुल्म प्रतिसाय रोगी को वमन कराना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे कराना है। इसके बाद एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है रे डायग्राम में, वो देख लीजिए, जल्दी से याद हो जाएगा। तो वमन कराने से पहले क्या करना, वमन कराने से पहले आप 2 या 3 दिन तक स्नेहानुस्वेदन कराना है। फिर जब स्नेहानुस्वेदन हो जाता है तो फिर 1 दिन पहले, वमन कराने से पहले मांस आदि का सेवन कराना है। फिर दूसरे दिन रात में खाया हुआ जब पच जाए तो यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पिलाना है। पीने के बाद मदन फल पिपली की आवश्यक मात्रा जितना मतलब ज़रूरी है उतना लेकर कूट लेना है। फिर कूटने के बाद मुलेठी क्वाथ, कोविदार, जो भी 9 द्रव्य बताए हैं मैंने, उसमें किसी भी क्वाथ में रात भर भिगोकर रख देना है। प्रातःकाल छान कर मधु और सेंधा नमक मिलाकर गर्म कर मंत्रों से अभिमंत्रित कर रोगी को वमन के लिए पिलाएं, और तब तक वमन कराएं जब तक वमित द्रव्य में पित्त ना निकलने लगे। ठीक है, पित्त ना निकलने लगे। ये हो गया हमारा वमन कराने की विधि। एक पॉइंट आता है इसमें, अगर जो बताया गया है कि अगर सम्यक वमन नहीं होता है या हीन वमन होता है तो रोगी को पिपली, आमलकी, सरसप या वचाकल्क समशीत उष्ण नमक के पानी से बार बार देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, वमन अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मधु और सेंधा नमक का प्रयोग वमन में क्यों किया गया है। तो सभी प्रकार के वमन योग में कफ को पिघलाने के लिए और काट काट कर बाहर निकालने के लिए मधु और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। अब ये बात आएगी कि वमन द्रव्य के गर्म क्वाथ में मधु मिलाना विरोधी नहीं है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो जानते हैं आप कि मधु को नहीं खाना चाहिए गर्म चीज़ों से या गर्म क्वाथ में, क्योंकि वो विरोधी होता है, विरुद्ध आहार है। तो इसमें यहाँ इसलिए ये विरोधी नहीं है क्योंकि वमन औषधियों के साथ साथ पिलाया गया मधु शरीर में बिना पचे ही निकल जाता है। तो जब पचेगा ही नहीं तो वो विरुद्ध या शरीर में क्या इफेक्ट डालेगा या क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया मधु एवं साधा नमक का प्रयोग, और पूरा हमने मदन कल्प अध्याय पढ़ लिया। तो आई होप समझ में आया होगा,
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम हैंडल हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।